बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस वक्त आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले सेगमेंट में मैं आपको इन सारे एमसीक्यूज का मतलब समझा दूं, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर अगले सेगमेंट में हम इसके आंसर्स और सॉल्यूशन डिटेल पर आएंगे। देखिए, पहला एमसीक्यू क्या कहता है, इफ 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है? 20। तो याद होगा लेक्चर्स के दौरान मैंने बताया था कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाया था कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। तो जो एक सेकंड वाला होता है, यानी एक वाला होता है, उसको नीचे रखते हैं, दूसरी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, उससे कुछ निकलता है फ्रीक्वेंसी। याद आया कुछ? ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इससे फ्रीक्वेंसी निकलेगा। इन दो इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज दिस मीटर पर सेकंड, और वेव की वेलोसिटी इतनी है। तो वेव लेंथ बताना है और फिर वेव लेंथ के लिए फिर आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको सोचना है कि वो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक, मैं फिर रिपीट करूं, इन दो इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। वैसे टाइम पीरियड भी निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी वैसे जरूरत फ्रीक्वेंसी की पड़ेगी। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ के लिए कोई फॉर्मूला सोचना है और फिर उसके अंदर पुट करके आप वेवलेंथ निकालोगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्लियर। अब देखेंगे कि आपको वो चीजें याद आती हैं या नहीं आती हैं जो आपको पहले बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट। याद है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था बीट्स का। बीट्स, हार्ट बीट, वो तो खैर उसकी फ्रीक्वेंसी 72 हर्ट्ज है। हमने आपको बताया था टू साउंड वेव्स, टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में माइनर सा फर्क हो, जब वो दोनों कंबाइन होती हैं तो एक नई वेव बनती है। वो नई वेव बड़ी मजेदार होती है, यानी अच्छी लगती है। उस वेव्स को कहते हैं बीट्स और फिनोमिना को कहते हैं प्रोडक्शंस ऑफ बीट्स। ठीक है, याद आया कुछ? तो बीट्स बनाने के लिए दो वेव चाहिए। दो वेव होगा तो दोनों की अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसी से रिलेटेड है। इफ टू वेव्स फ्रीक्वेंसीज 40 हर्ट्ज एंड 44 हर्ट्ज, दो वेव जिनकी मदद से आपने बीट्स बनाया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज और 44 हर्ट्ज। अब ये दोनों मिलकर बीट्स बना रहे हैं, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर? यानी इन दोनों के मिलने से जो नई साउंड बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एमसीक्यू समझ में आ गया? गुड। हाँ, आगे नेक्स्ट। ये ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसे डिवाइस को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। तो दो ट्यूनिंग फॉर्क है और दोनों मिलकर बीट्स बना रहा है। एक सेकंड में कितनी बीट्स बना रहा है? 3 बीट्स। 3 बीट्स पर सेकंड मींस एक सेकंड में इतनी बीट्स। अब वो जो दो ट्यूनिंग फॉर्क है उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 70 हर्ट्ज, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस 3 टाइम्स। पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशंस कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो लेंथ कितना होगा वो आपको बताना है। यानी लेंथ कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी है वो आपको बताना है। क्या चीज? किसके नीचे? टाइम पीरियड में ओमेगा आता ही नहीं है, अभी कल ही पढ़ा था। हाँ, 2 पाई ओवर ओमेगा, लेकिन ये पेंडुलम का नहीं है। 2 पाई ओवर ओमेगा ये जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था जो कल बताया था। अच्छा,
तो वो बताना है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ये वाला एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल है। बधाई, ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लंबी चौड़ी, पर कैलकुलेशन है नहीं इसमें। A 4 kg object execute simple harmonic motion in mass spring system। मास स्प्रिंग का सिस्टम है और उसके साथ एक बॉडी अटैच्ड है 4 kg का, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सही है। एंड इस टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, और उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। इफ इट्स मास इंक्रीजेस टू 16 kg, अब उसका मास 4 kg से बढ़ाकर 16 kg कर दिया, तो आपको बताना है कि अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। 8 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, 16 सेकंड हो जाएगा, यानी 16 सेकंड हो जाएगा, या 64 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट, इफ एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड पता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। If amplitude in simple harmonic motion is 1 centimeter and angular speed is 40 radian per minute, ये हाँ वो भी करना पड़ेगा, इधर भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। हाँ, इसमें सिंपल दो चीजें इसमें कवर की गई हैं, एक माइनर सा यूनिट कन्वर्जन आपको आता नहीं आता है, और दूसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, ये दो चीजें इसमें चेक करना। ये तो डेटा के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, ये तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे कि फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये तो आपको अभी सोचना है। लास्ट, इस स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें लॉजिकल है, कन्वर्ट करेंगे तब भी ठीक है, और बगैर कन्वर्जन के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैसे वो फिर आपको सोचना पड़ेगा लॉजिक से। ठीक है, वो जब ये हम सॉल्यूशन देखेंगे तो बताएंगे कि बगैर कन्वर्जन के कब वैल्यूज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कन्वर्जन करेंगे तब भी ठीक, नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैसे वो मालूम होना जरूरी है। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट इज दिस सेंटीमीटर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी ये आपको बतानी है। मैंने कहा ना कि आप पर डिपेंड करता है, कन्वर्जन करोगे तब भी सॉल्व होगा, और कुछ जगह ऐसी होती है जो बगैर कन्वर्जन के भी सॉल्व करने का तरीका होता है, वो जब अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि बगैर कन्वर्जन के सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। राइट, तो ये मैंने सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोग के पास कुछ मिनट है, इन सब के आंसर निकालिए, फिर अगले सेगमेंट में इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।